थोड़ा रीजनरेटिव थेरेपीज के बारे में और डिटेल से बताइए कि एक्चुअल में होती कैसे हैं, किन किन कंडीशंस में इनको किया जाता है। सो रीजनरेटिव थेरेपीज जो है जो हम करते हैं उसको हम ऑटोलॉगस रीजनरेटिव थेरेपीज बोलते हैं। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। ऑटोलॉगस मतलब हमारे खुद के ही अंदर हीलिंग फैक्टर्स होते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हमें कट होता है कहीं पे भी तो वो अपने आप भर के आता है। वो कैसे भर के आता है? हमारी वहाँ के आजू बाजू की सेल्स जो रहती है, पेशियाँ जो रहती है, वो वहाँ पे जाके उसे हील करती है, बराबर। और वहाँ पे ब्लड सप्लाई रहता है, तो ब्लड में जो सेल्स रहते हैं या ब्लड जाके उसको हीलिंग फैक्टर्स उससे हील करता है। अभी हमारे बॉडी में कई जगह ऐसी है कि वहाँ पे इतना ब्लड सप्लाई नहीं होता है या ऑलमोस्ट नहीं होता है। जैसे कार्टिलेज अवैस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड नहीं जाता है, तो उसमें हीलिंग फैक्टर्स जाना बहुत मुश्किल होता है। ओके। कई टेंडन्स मतलब मसल्स जो होते हैं, जहाँ जो मसल्स जाके हड्डी को जहाँ चिपकते हैं वो एरिया, वो काफ़ी जगह में उसमें हीलिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो ये जो ऑटोलॉगस रीजनरेटिव थेरेपीज मतलब हमारे ही बॉडी से हम हीलिंग फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे पेशेंट आता है, पेशेंट के ही बॉडी से हम हीलिंग फैक्टर्स निकालते हैं, पूरी तरह नेचुरल। इसमें कोई ड्रग की मिलावट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। उसे हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, और ये एकदम फाइन इंजेक्शन के द्वारा जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे दिए जाते हैं। और वो वहाँ पे हीलिंग शुरू करते हैं। सो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि हमारे ही बॉडी के हीलिंग फैक्टर्स हमें ही हील करेंगे। जहाँ उनकी ज्यादा जरूरत है वहाँ हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है मैम। हीलिंग फैक्टर्स में आपने बताया कि आप बॉडी से कुछ रिमूव करते हैं, तो क्या रिमूव करते हैं? बराबर। सो हमारे बॉडी में ब्लड से हम रिमूव कर सकते हैं, हम बोन मैरो से रिमूव कर सकते हैं, हम फैट से रिमूव कर सकते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। हम ब्लड में प्लेटलेट्स नाम की पेशियां होती है, जिसे हम यूजुअली जानते हैं कि हमें खून बह रहा है तो वो उसको क्लॉट करता है। लेकिन हमें अब पता चला है कि ये प्लेटलेट्स ये पावर हाउस होती है ग्रोथ फैक्टर्स का। प्लेटलेट्स बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। वो एक प्लेटलेट में, आपको बहुत आश्चर्य होगा, 1000 से ज्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो प्रोसीजर बहुत सिंपल रहता है पेशेंट के लिए कि ब्लड दिया, उसमें से हमने कॉन्सेंट्रेट किया, उसका इंजेक्शन लगवाया। उसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये बहुत बेसिक प्रोसीजर है जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम ब्लड लेते हैं, उसे हम सेपरेट करते हैं प्लाज्मा को, उसको हम प्लेटलेट्स जो रहते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर उसका इंजेक्शन देते हैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। इसमें और बहुत एडवांस प्रोसीजर्स भी रहती है जो ब्लड से हम कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे प्रकार आ चुके हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही एडवांस्ड टाइप जो है, जो बाहर यूरोप में हो चुका है और वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम गोल्डिक कहते हैं, जो गोल्ड इंड्यूस्ड साइटोकाइन। इसमें हम ब्लड लेते हैं और उसको हम गोल्ड मतलब सुवर्ण से हम उसको एक्टिवेट करते हैं। अभी वहाँ है गोल्ड। ओके, गोल्ड जैसे मुझे इंडिया में तो ये बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में गोल्ड इज देयर एज अ मेडिसिनल एलिमेंट फॉर मोर देन 2500 साल से चलते आ रहा है। उसमें गोल्ड की पाउडर्स का यूज़ होता है और काफ़ी सारी प्रकार से यूज़ होता है। इनफैक्ट जब हम पढ़ना शुरू किए MBBS, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आम बात बोलते हैं, जिसमें सारे ही जॉइंट्स जकड़ जाते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें गोल्ड के इंजेक्शंस की ट्रीटमेंट बहुत फेमस थी, 100 साल से वो चल रही थी, और फिर बाद में एडवांस ट्रीटमेंट्स आते गई और ये थम गया। लेकिन हमें तब तक पता चला कि गोल्ड ये बहुत अच्छा एंटी आर्थराइटिक एलिमेंट है। तो ये प्रोसीजर में गोल्डिक जो है, गोल्ड इंड्यूस साइटोकाइन, इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्लड लेते हैं, इसको एक्टिवेट हम गोल्ड से करते हैं ताकि जो सारे एंटी आर्थराइटिक फैक्टर्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड में, और हम गोल्ड को फिल्टर आउट कर देते हैं। जो बचता है वो बहुत
एंटी आर्थराइटिक, स्ट्रॉन्ग एंटी आर्थराइटिक सीरम रहता है, जिसके इंजेक्शन से काफ़ी फर्क आ जाता है। तो ये ब्लड से निकले हुए रीजनरेटिव थेरेपीज हुए। दूसरा है बोन मैरो। अभी बोन मैरो एक्चुअली हम एज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ऑल द टाइम यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे हम सर्जरीज में भी हम कहीं जुड़ नहीं रहा है हड्डी, उसे नॉन यूनियन बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें हम बोन ग्राफ्ट, मतलब हम दूसरी जगह से हड्डी निकालते हैं जिसमें काफ़ी सारा बोन मैरो लगा रहता है, ठीक है। और कैंसिलस बोन, मतलब जिसमें बहुत रीजनरेटिव पावर होती है, ये बोन हम क्रश करके हम वहाँ पे जहाँ पे जुड़ नहीं रहा है वहाँ पे लगाते हैं। इसमें थोड़ा फ्रिक्शन होता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल मतलब बहुत सालों से चली आ रही प्रोसीजर है। अभी रीजनरेटिव में हम क्या करते हैं, हम बोन मैरो में सुई डाल के वहाँ से बोन मैरो खींचते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें जो आपने सुना होगा टर्म स्टेम सेल्स, वो जो रहते हैं उसे कॉन्सेंट्रेट करके फिर हम उसके इंजेक्शन देते हैं। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे मतलब 100% गारंटी है कि प्रेक्षकों को बहुत वो अच्छा लगेगा। चर्बी या फैट, ये इसमें बहुत रीजनरेटिव पावर होती है। फैट में तो जो अभी मोटे हैं या जिनके पास फैट है वो खुश हो जाए। जोक्स अपार्ट, ओके, फैट इज एक्सट्रीमली हाईली रीजनरेटिव। हमें अभी तक कुछ सालों तक लगता था कि फैट मतलब सिर्फ फैट सेल्स रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक पूरा मिक्सचर ऑफ सेल्स है और इसमें बहुत रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एब्डोमेन से, पेट से हम थोड़ी सी चर्बी निकालते हैं 100 ml और उसको हम प्रोसेस करते हैं। उससे हम स्टेम सेल्स, या हम उनको स्टेम सेल्स नहीं बोलते हैं, वो काफ़ी सारे टाइप्स के जो सेल्स रहते हैं वो मिक्सचर, उसे हम डेवलप करते हैं और उसका हम इंजेक्शन देते हैं। इससे बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। सो ये सारे रीजनरेटिव थेरेपीज़ में आते हैं। अभी ये सारे रीजनरेटिव जो थेरेपीज़ रहते हैं ना, ये सिर्फ ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में ही नहीं यूज़ होते हैं। देयर इज़ सो मच रिसर्च गोइंग ऑन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल्सो इन इंडिया, कि ये सारे जो क्रॉनिक डिसीजेस, डीजनरेटिव डिसीजेस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, मतलब मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जैसे अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, तो ये सारे डिसीजेस में इसके ऊपर बहुत क्लोज रिसर्च चल रहा है और बहुत ही जल्दी हमें उसके फायदे दिखने लगेंगे या वो क्लिनिकल यूज में आना शुरू हो जाएगा। ये न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस में। ऑर्थोपेडिक्स में जो हम रीजनरेटिव थेरेपीज यूज़ करते हैं या बायोलॉजिकल थेरेपीज यूज़ करते हैं, उसे हम, ये नई ब्रांच हो गई है अभी ऑर्थोपेडिक्स की, जिसे हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स इन ऑर्थोपेडिक्स। सो जो क्रॉनिक डिजनरेटिव आँख के डिसीजेस है, जिसे हम मैक्यूलर डिजनरेशन बोलते हैं, जिस पे कोई भी अभी तक उपाय नहीं था, जो अंधापन आता है मैक्यूलर डिजनरेशन के कारण, ब्लाइंडनेस, उसके ऊपर भी अभी बहुत रिसर्च हो रही है। ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स मतलब यूज में अवेलेबल होना शुरू हो गया है। तो ऐसे एक्चुअली रीजनरेटिव थेरेपीज मतलब सारे ही ब्रांचेस में अभी बहुत यूज होना शुरू हो गया और मुझे बहुत गारंटी है कि नेक्स्ट 10 to 15 years the whole direction of treating people or chronic degenerative diseases with regenerative therapies, that's the next revolution that's going to happen. Okay, मैम अभी आपने बताया था कि सिर्फ बोन्स की ही डिजीजेस को ट्रीट नहीं करता है रीजनरेटिव थेरेपीज, बल्कि बॉडी के और भी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनको भी ट्रीट करता है। क्या क्या डिजीजेस हैं जिनको ट्रीट करता है? मैं ऑर्थोपेडिक में जो डिसीजेस है उसकी बात करूंगी क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मुझे उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो पहला हम जैसे ग्रुप्स देखें तो आर्थराइटिस, ओके, जो अभी मैं बोलूँगी कि सबसे सीरियस थ्रेट है ह्यूमन पॉपुलेशन को, स्पेसिफिकली इंडियन पॉपुलेशन। हम उसके ऊपर थोड़ी फिर से बात करेंगे खुल के। मैं पहले एक बार कौन से डिसीजेस है वो बताती हूँ और फिर हम एक एक में जाएंगे। सो आर्थराइटिस ये बहुत बड़ा कैटेगरी है जिसमें हम रीजनरेटिव थेरेपी से बहुत कुछ कर रहे हैं और कर सकते हैं। दूसरा है स्पाइनल डिसीजेस, जो आप सुनते हो स्लिप डिस्क, मतलब जो हमारे स्पाइन के बोन्स के बीच में गद्दा रहता है
वो आइदर सरक जाता है, बाहर आ जाता है, या वो खराब हो जाता है। उसके कारण वो नसों पे दबाव लाता है। तो ये स्लिप डिस्क या सायटिका, जिसमें सायटिक नर्व मतलब हमारे कुबे की नर्व जो स्पाइन से लेके नीचे तक जाती है, वो नर्व पे प्रेशर आके जो दर्द होता है वो। स्लिप डिस्क सायटिका एक लंबर कैनाल स्टेनोसिस करके टर्म रहती है, जिसमें पेशेंट्स को जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है वो काफ़ी टाइट हो जाती है स्पेस, और पेशेंट जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट चल पाता है और उसके बाद में दोनों पैर पूरे भर के आते हैं। ओके, तो उसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं। तो इसमें भी ये थेरेपीज बहुत अच्छे से काम करती है। सो वन ग्रुप इज आर्थराइटिस, सेकेंड इज स्पाइनल डिसीजेस, थर्ड आई वुड से इज स्पोर्ट्स इंजुरी, जो खेलने से इंजुरीज होते हैं। हम उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। और फोर्थ कैटेगरी आई वुड से इन ऑर्थोपेडिक्स इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो वो भी हम बात करेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और काफ़ी सारे रहते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये 4 जो कैटेगरीज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में। रीजनरेटिव थेरेपीज इसमें बहुत अच्छे से काम करती है।